नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जो व्यापक अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, उसमें इस वीडियो में हम उसकी विशेषताएँ देखेंगे। साथ ही साथ जो व्यापक अर्थशास्त्र है, थोड़ा-सा इंग्लिश भी आप सीखिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो जब मैक्रो बोले तो आप समझ जाइए, माइक्रो बोले तब समझ जाइए। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे इक्विलिब्रियम बोलें या और भी कर्व बोलें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उनको समझ जाइए, ठीक है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएँ क्या होती हैं? हाँ, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके साथ साथ आवश्यकताएं क्या हैं, नीड क्या है, यूज़ क्या है, प्रयोग क्या है इसके, और साथ ही साथ लिमिटेशंस तो कुछ देखना ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो विशेषता है वो व्यापक दृष्टिकोण, यानी कि इसका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इंडिविजुअल्स का अध्ययन नहीं किया जाता है। जो सूक्ष्म स्मॉल वेरिएबल्स होते हैं, सूक्ष्म चर, जैसे कि एक एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गया, एक व्यक्ति की उपभोक्ता क्षमता क्या है, या फिर एक कंज्यूमर जो बिहेवियर है, उसका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। हम पूरे राष्ट्र स्तर पर, विश्वव्यापी स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन इसमें करते हैं। पहली विशेषता हो गई। दूसरा है व्यापक विश्लेषण। विश्लेषण भी इसका मैक्रो लेवल पर होता है। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण का महत्व स्थान होता है। इसमें सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो सरकार की जो मौद्रिक नीतियां हैं, जो राजस्व नीतियां हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जो नीतियां हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है व्यक्ति की अपेक्षा समूह का अध्ययन। ये तो आप जानते ही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसमें व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ग्रुप यानी समूह को दिया जाता है। तो पूरे समूह का हम अध्ययन करते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह यानी ग्रुप का ध्यान अधिक रखा जाता है। आज के युग में विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में तत्पर हैं। ठीक है, नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जो आर्थिक जो नियोजन बनाया जाता है उसमें एक इंडिविजुअल का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के केवल लखनऊ का ध्यान दिया जा रहा है, पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। एक इंडिविजुअल का ध्यान नहीं दिया जाता है, पूरे समूह का ध्यान दिया जाता है। हम ऐसी योजनाओं को अधिक उपयोगी मानते हैं जिनके द्वारा, ध्यान रखिएगा पॉइंट बड़ा अच्छा है, जिनके द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होता है। ये बहुत अच्छा है। जब हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत पढ़ेंगे, जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें बहुत सारे अच्छे भी टॉपिक हैं जैसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन, है ना, टैक्स अवॉइडेंस, बहुत अच्छा राजस्व। मुझे टैक्स वो जो है ना, पब्लिक फाइनेंस, वो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है। उसमें ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, अधिकतम लाभ का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, चौथा इसका जो विशेषता है वो है परस्पर निर्भरता। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो साम्य का स्तर होता है वो अन्य इकाइयों को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए दो परिवार हैं, मैं आपको समझाता हूँ। दो परिवार हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इनका साम्य स्तर यहाँ पर बन रहा है और इनका भाई साहब का साम्य स्तर मान लीजिए नीचे बन रहा है थोड़ा सा। तो ये इसको, इस परिवार को प्रभावित नहीं कर रहा है और ना ही ये भाई साहब, ये वाला भाई साहब का परिवार इन्हें प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। लेकिन जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है ना, उसमें प्रभाव बहुत सारा पड़ता है। मान लीजिए आपको एक कर्व, आपको ध्यान होगा, जो कि ये होता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति होता है उसका विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब ये है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगी बेरोजगारी कम होगी, ये बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका साम्य स्तर यहाँ पर है, और दूसरा कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए टैक्सेशन से रिलेटेड जो है, वो उससे रिलेटेड कोई कर्व बनाया है, वो यहाँ पर है। तो अगर महंगाई बढ़ी तो उसका प्रभाव इस कर्व पर भी पड़ेगा, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी, जिसमें टैक्सेशन भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी अछूता नहीं रहेगा, उसका भी यूज़ सरकार करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है ना, तो उसमें जो समूह का अध्ययन करते हैं वो एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर आप आय है, इन्वेस्टमेंट किया तो आय को प्रभाव होगा, आय को प्रभाव पड़ेगा तो साथ ही साथ किस पर प्रभाव पड़ेगा, आपके कंजम्पशन पर पड़ेगा। ये पूरा ब्रॉड लेवल पर होता है, पूरा उच्च स्तर लेवल पर होता है। आगे हम समझते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, इस वीडियो में समझेंगे, इस स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहला, आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार नीति, विकास सिद्धांत, सामान्य कीमत, मौद्रिक नीति जैसी गंभीर विषयों का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, माने मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है।
सरकार व्यापक मात्राओं की सहायता से आर्थिक विकास की क्या बनाती हैं, योजनाएं बनाती है, जिसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए बचत तथा विनियोग के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि पॉलिसी बनानी है तो सरकार को क्या चाहिए, पैसे। और पैसे कैसे आता है सरकार के पास, टैक्स वगैरह के थ्रू। तो सरकार क्या करती है, विनियोग करती है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एक कर्व में समझा था कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है आई, जैसे ही आपने आई में परिवर्तन करके डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन किया, इन्वेस्टमेंट पहले मान लीजिए 10 लाख करोड़ का था, आपने इस बार 20 लाख करोड़ का कर दिया, तो उसके साथ ही आय भी आपकी परिवर्तित हो गई। हर व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्चे करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, पैसे खर्चे करेंगे, तो सरकार के पास टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा जाएगा। यही चीज़ ये बोल रहा है कि आर्थिक नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसके बाद सरकार के पास जब पैसा आएगा तो भाई वो पॉलिसीज अच्छी बनाएगा ना। तो यही चीज़ कहना है। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर सरकार ही चुरकट हो ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसी भी देश में। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं बार बार एग्जाम्पल देते थक जाता हूँ, है ना। आप भी लोग भाई समझदार हैं, हमसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है कई सारे लोग, तो आप भी लगा देते। जब चुरकट ही होगा ना तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और ऐसा होता है, बहुत सारे देशों की सरकार चुरकट है, चुरा के भाग जाती है ना। अब सरकार का मतलब, सरकार तो एक समूह है, उसके इंडिविजुअल चुरकट होते हैं, चोरी करके अपना भला करते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, और सब नॉर्मल जो गरीब वाले होते हैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ते रहते हैं। ये जितने हाँकने वाले हैं ना कि मैं पढ़ाई में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सबको गरीबों को पढ़ा दूंगा, बड़े नेता लोग करते हैं ना, ये भाई साहब कुछ नहीं करता। उनकी ज़िंदगी देखेंगे ना, करोड़ों रुपये उनके खाते में जा रहा है, सच बता रहा हूँ, करोड़ों रुपये जाता है। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बाकी आप समझदार को इशारा का भी एक लाइन बोली जाती है। अब देखिए दूसरा, आर्थिक विकास का मापदंड यानी मेजरिंग रॉड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कौन मापदंड होता है, व्यापक अर्थशास्त्र होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि इसी की सहायता से हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माप सकते हैं। यही चीज बोला गया है। जब कभी हम 2 या 2 से अधिक देशों के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब वहां के लोगों के रहन सहन का स्तर का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो इतने सही नहीं होते हैं। आप ऐसे तुलना कर रहे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आप जब अध्ययन करते हैं, आपके पास कलेक्शन अच्छा होगा, स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का यूज करेंगे, तो आपके पास पूरा कलेक्शन होता है एक हाथ में, एक किताब में, एक आप कह सकते हैं जो आप जर्नल बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो उससे तुरंत आप निष्कर्ष करके बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब, यहाँ का जो कंजम्पशन लेवल है इंडिया का वो कम है, अमेरिका का ज़्यादा है, डॉलर मजबूत है, रुपया कमज़ोर है। सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये तक आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी जो वस्तु है वो ज़्यादा बिक रही है, उसका प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ पर उत्पादन हो पाएगा। आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते हैं, सारी डेटा आपके पास रहता है। तो यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी है, हाँ, तो ये तो जरूरी भाई, यूजफुल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक फर्म की मजदूरी का निर्धारण एक उद्योग की मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत भी बहुत कुछ सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, सामान्य कीमत स्तर एक बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, तो वो जो एक वस्तु की जो कीमत होती है वो सामान्य स्तर से बहुत प्रभावित होती है। मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ता घटता है। आप जानते हैं जब मुद्रा प्रसार होता है तो महंगाई बढ़ जाती है, 5 वाली चीज़ 10 में, 10 वाली चीज़ 15 में, ऐसे मिलती रहती है। और मुद्रा संकुचन जब होता है तो उसकी क्या होती है, महंगाई कम हो जाती है। यही बोल रहा है, इसका प्रभाव मूल्य पर पड़ता है। नॉर्मल सी बात जो अभी 2-3 लाइन इस पॉइंट में बोली ना मैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी, नॉर्मल यही बात है कि मुद्रा प्रसार जब होगा तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रा संकुचन होगा, कीमत घट जाएगी। इस प्रकार स्वयं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। ये कह रहा है कि अगर आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है ना, ठीक से समझना है ना, नीके से, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना होगा, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र को अच्छी तरीके से समझना होगा। ये चीज़ कहने का मतलब है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम अगले वाले वीडियो में इसका एनालिसिस करेंगे, इस पर वीडियो देखेंगे कि सूक्ष्म और व्यापक जो अर्थशास्त्र है ना, वो आपस में कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है, दोनों पूरक हैं, दोनों आपस में संबंधित है। एक का अध्ययन नहीं करोगे तो आप कभी भी, आप अर्थशास्त्री जैसे सोचते हैं ना या अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं ना, नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों का ही अध्ययन करना पड़ेगा, और ये समझ के नहीं कि दोनों अलग हैं, ये समझ कर कि ये दोनों पूरक हैं, दोनों का अध्ययन साथ में ज़रूरी है। यही चीज़ कहना था। लास्ट में, जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। तो बहुत सारी जटिल अर्थव्यवस्था में जो होते परेशानियां आ जाती हैं, उनके अध्ययन के लिए, ठीक है, जैसे आर्थिक विकास से संबंधित बहुत जटिल समस्याएं आ जाती हैं,
टैक्स कैसे कलेक्शन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ टैक्स बर्डन भी ना पड़े, ऐसी जटिल समस्याओं से कैसे निपटा जाए। महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ महंगाई के साथ साथ रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, इससे कैसे निजात पाया जाए। बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सल्यूशन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के थ्रू ही वी विल गेट, हम पाएंगे, हमको मिल सकता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है, लेकिन एक साइंस जैसे होता है प्राकृतिक विज्ञान वैसा तो होता नहीं है, लेकिन हाँ मैं तो लगभग उसके समकक्ष तो मानता हूँ। हाँ 20-30% कम हो सकता है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ सीमाएं तो होंगी, मेरे कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहली क्या सीमा है, निष्कर्ष का व्यावहारिक न होना। प्रायः व्यापक मात्राओं का विश्लेषण कर प्राप्त होने वाली नीतियां गलत होती हैं। इसके कहने का मतलब है ना कि बहुत सारी हम मात्राओं का अध्ययन करते हैं, खूब विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक से कर पाते नहीं हैं। तो कहता है कि नीतियों में जो आप देखते हैं ना, उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो थोड़ा थोड़ा गलत होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी निजात पाया जा सकता है भाई, अच्छी बायसनेस ना हो, है ना, अनबायस्ड हो, अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस करने वाला अच्छा हो, तो साथ ही साथ करवाने वाला, क्योंकि हमारे वहाँ करने वाले के पास ताकत नहीं होती है, अर्थशास्त्री के पास ताकत नहीं है, आप समझ लीजिए, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास। कराने वाला भी सही होना चाहिए, नैतिक मूल्य होना चाहिए उसमें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्तिगत इकाई को महत्व न देना, हाँ ये इसकी कमी है भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं ये व्यापक है, तो इसमें व्यक्तिगत जो इकाई है, व्यक्तिगत इकाई मतलब क्या होता है, छोटी छोटी इकाई, जैसे कि एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता है, वो उपभोग कैसे कर रहा है, उसकी आय क्या है, इसका अध्ययन नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। एक फैमिली, एक फर्म का उत्पादन कैसे हो रहा है, कैसे आय कर रही है, इसका अध्ययन नहीं करता है ये। जब बहुत सारी फर्म, लाखों फर्म का अध्ययन किया जाता है, तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, तो इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद समूह की संरचना को महत्व न देना। व्यापक अर्थशास्त्र में समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, यानी व्यापक अर्थशास्त्र का समूह का जो आकार है या प्रकार है उसका अध्ययन किया जाता है, इसकी संरचना का नहीं किया जाता है। जब तक समूह की बनावट तथा उसके सभी अंग की सही सही जानकारी नहीं कर ली जाती, तब तक इस अध्ययन में की जाने वाली भविष्यवाणी मतलब फोरकास्ट्स निराधार होंगे, इनके कहने का मतलब है। इसके अतिरिक्त जो सुझाव दिए जाएंगे वे भी महत्वहीन होंगे। अतः कहना सही है कि समूह के आधार पर भविष्यवाणी करना या सुझाव देना तब तक उपयुक्त नहीं होगा जब तक समूह की बनावट और उसके अंगों के स्वभाव तथा आपसी संबंधों की पूर्ण जानकारी प्राप्त न कर ली जाए। तो संरचना नहीं होती है, हाँ ये कह सकते हैं कि आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है। संरचना कैसे है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सामूहिक मात्राएं एवं व्यक्तिगत मात्राओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करना, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये कह रहा है सामूहिक मात्राएं जो हैं व्यक्तिगत मात्राओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। कह रहा है अर्थव्यवस्था का एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए कुल मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन बढ़ेगा, परंतु कुछ फर्में ऐसी भी होंगी जिनकी लागत व उत्पादन घट बढ़ सकता है। तो सही बात है, अगर कुल मांग बढ़ा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ फर्में ऐसी भी होंगी जिनकी लागत या फिर उत्पादन में हो सकता है लागत कम हो जाए, लागत बढ़ जाए, उत्पादन कम हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है। इसी प्रकार आय स्तर के बढ़ जाने से कुछ वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है तो कुछ का घट भी जाता है। आप जानते हैं गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स जो है इस केस में काम आती हैं। लॉ ऑफ डिमांड का एक अपवाद भी है ना, मांग के नियम का एक अपवाद भी है गिफिन गुड्स। मांग का नियम क्या कहता है, हम आपको समझाते हैं। कहता है किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कीमत कभी क्या होगा, अगर कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो जाएगी, ठीक है, और कीमत घट गई तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन गिफिन वस्तु के केस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपकी आय बढ़ गई और साथ ही साथ किसी वस्तु की कीमत भी घट गई, तो आप क्या करेंगे, वो जो निकृष्ट वस्तुएं हैं गिफिन गुड्स, जो इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है, क्या उनको खरीदेंगे? नहीं। आपकी आय भी बढ़ गई है तो उसको छोड़ करके आप उससे जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो खरीद लेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें कह रहा है। हाँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही मेरे हिसाब से हुआ। एक पॉइंट शायद छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। इसी प्रकार आय स्तर के बढ़ जाने से कुछ वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है तो कुछ का घटता है। यही बात मैंने कहा, जिनका उपभोग कम होता है उनका उत्पादन घटता है। ये तो बात बिल्कुल सही बात है, और ये मार्केट में फर्म इसी के हिसाब से चलती हैं, कंपनीज भी इसी के हिसाब से काम करती है। उपभोग देखिए बाजार में, मान लीजिए उपभोग एक वस्तु है और कंपनी है, ठीक है, कंपनी एक वस्तु को निकाल रही है। अब वो देख रही है
जो कंपनी वो वस्तु बना रही है ना उसका उपभोग ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा वो कंपनी, उसका उत्पादन घटा देगी। जिनका उपभोग बढ़ता है उनकी उत्पादन बढ़ा देगी, उसकी जगह पे दूसरे वस्तु ला करके उसका उत्पादन बढ़ा देगी, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी भिन्नताओं के कारण सामूहिक अध्ययन व्यक्तिगत मात्राओं का सही सही चित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं। इनके कहने का मतलब है हम समूह का अध्ययन तो करते हैं लेकिन एवरेज लेते हैं, ठीक है। जब एवरेज लेंगे तो सबका एवरेज सबके बराबर थोड़ी ना होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ, एक की आय है 100 रुपये, ठीक है, और एक की आय है 10,000। ध्यान से समझिएगा, 1 10 100 1000 10,000 10,000, तो ये आपका कितना हो गया, 10,100 हो गया। अब समझिएगा, अब हम इसका एवरेज निकालते हैं, 1 10 100 1000 10,000 एवरेज निकालते हैं 2 से भाग देकर, ठीक है। 2 5 10, उसके बाद 2 5 10, एक बीच में लगा 0 और ये 0 हो गया, 5,050 आया। अब बताइए, ठीक है, 5,000 जो 50 है वो 10,000 के तो करीब हम मान सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना 100 के करीब नहीं मान सकते हैं हम। आप देखिए ना कहाँ 5,050 है और कहाँ 100 है, तो ये देखिए यही वेरिएंस बोल रहा है। ऐसे लोग छूट जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी आय बहुत कम है। ऐसे लोग तो चलो ठीक है, 5,000 10,000 में ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जहाँ 5,000 हो और 100 रुपये हो तो बहुत फर्क हो गया। यही चीज़ ये बता रहा है भाई। 5,000 दो गुने में 10,000 हो गया, लेकिन 100 को 5,000 होने में आप कितना गुना लगेगा आप समझ लीजिए, ठीक है, करीब 50 गुना लगेगा, है ना, तभी तो 5,000 लगे, 50 गुना लग जाएगा, ये दुगुना हो जा रहा है। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्या बड़ी सीमा है भाई, इसकी लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र जो हैं, क्या ये आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर इंटरडिपेंडेंस हैं या पूरक हैं।